लेकिन सिल्को जी से एक निवेदन और करूँगा कि आप इतना समय दी हैं, 2 मिनट और दे दीजिए। काहे कि बहुत कुछ लोग हैं जो कि जान रहे हैं कि 9 बजे से कार्यक्रम आरंभ है। हम और लोगों को नहीं लेंगे, लेकिन एक नियमित जुड़ने वाली एक रचनाकार जुड़ गई हैं, राजप्रिया रानी। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप उनको भी एक छोटा-सा मौका दीजिए कि वो एक लोक कथा का पाठ करें। राजप्रिया कर रानी जी, लीजिए, बुला लीजिए, राजप्रिया रानी जी, बुला यदि आप जुड़ गए लीजिए। हैं तो आ जाइए। जी सर, नमस्कार सभी सम्मानित मंच अरे पर आपको देखिए, आप शीला कौशिक जी बोल दी तो आप आ गई हैं, नहीं तो आपको समय पर जी आना चाहिए ना। 8 बजे से कार्यक्रम आरंभ है, आप लगता है समझ रहे थे कि 9 बजे से। कोई बात नहीं, चलिए अध्यक्ष के अब आपके बाद मैं किसी को नहीं लूँगा, ये अध्यक्ष जी को मैं कह दिया हूँ। और राजप्रिया रानी जी हमेशा कविता लिखती रही हैं और लघु कथा की लघु कथा भी आजकल काफ़ी लिख रही हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक लघु कथा का पाठ करें। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार और आदरणीय चिल कौशिक जी को मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ समय दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे परिवार में कुछ उत्सव था, इसलिए मैं थोड़ा लेट से आई। कोई चलिए, बात नहीं, कोई मैं बात नहीं, आप पाठ करिए। जी, जी, जी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है स्मार्ट सिटी। बाबूलाल रोज सुबह खोमचा लगाने तड़के उठ जाता, नाश्ता पानी कर अपने काम पर निकल जाता। उस दिन भी स्टेशन की तरफ फेरी लगाया। बोनी नहीं हुई, 12 बज रहे थे। चूंकि इतवार का दिन था, बेटे का स्कूल भी बंद था, इसलिए आज बेटा भी साथ था। परंतु सच्चाई ये कि कानून का दौर खोमचे या फेरी वाले के बीच चूहे बिल्ली का दौर बन जाता है। यानी बाबूलाल जहां फेरी लगाता, कानून की मार उसके ठेले को छिन्न भिन्न कर देती। तभी एक पुलिस वाला पीछे से बाबूलाल का कॉलर खींचते हुए एक तरफ जाकर कुछ वसूली करने लगा। क्या साहब, अभी तो मेरी पोहनी भी नहीं हुई। माल जितने का खरीदा उसका 1/3 भी कमाई हो जाए तो कसम से आपको कुछ दे पाऊं साहब। स्मार्ट सिटी में रहते हो, ऐसी फेरी लगाओगे? स्मार्ट सिटी में रहते हो, ऐसे फेरी लगाओगे? क्या करे साहब, मेरा कोई अपना जगह थोड़ी है कि वहां इज्जत से पेट पालने के लिए कमाए। तुम लोग के अंदर कोई भेजा वेजा नाम का कोई चीज है या नहीं? जहाँ रहते हो गंदगी फैला रखते हो, जहाँ नाली देखा वही लघुशंका शुरू कर दिया। दुर्गंध और बदबू के बीच कोई पब्लिक आएगा तेरा माल खरीदने? क्या करे साहब, जगह थोड़ी साफ होती है, वही फेरी लगा लेते हैं। ग्राहक नहीं आता, फिर भी तो आप लोग वहां के लिए भी पैसे मांगते हैं। तो दुर्गंध तुम लोग ही फैलाते हो ना। शौचालय बना हुआ है, वहां क्यों नहीं जाते? शौचालय में लघुशंका जाऊंगा तो वहां भी पैसे मांगेंगे। शौच जाओ तो दुगना पैसे दो। स्मार्ट सिटी तो आप लोगों के लिए है सर, ना कि हम गरीब के लिए। अब बताइए, 2 पैसे घर ले जाने के लिए कमाते हैं, ना कि शौचालय में देने के लिए। मुफ्त शौचालय हो तब दुर्गंध पर सवाल खींचेगा सर। आज पुलिस का डंडा कौन खड़ा रहा? धन्यवाद। धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, आप प्रयास कर रही हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष जी, जो आज पूरे कार्यक्रम में बड़ी ही सक्रियता के साथ जुड़ी रहीं और सबकी लोक कथाओं को उन्होंने सुना है। शील कौशिक जी, जो स्वयं एक बहुत ही अच्छी और देश की प्रतिष्ठित लोक कथा लेखिका हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप। वैसे कार्यक्रम हमारा लगभग 1 घंटा धन्यवाद। 8:15 से शुरू हुआ था, 9:15 में खत्म हो रही है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया धन्यवाद। अध्यक्ष टिप्पणी दीजिए, उसके बाद ऋचा वर्मा इसका समाप्त के धन्यवाद ज्ञापन से हाँ यह जी, कार्यक्रम समाप्त धन्यवाद होगा। जी, धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। मैं सीधे सीधे समीक्षा कर रही हूँ। पहली लघु कथा का पाठ निर्मला जी द्वारा हुआ, आशाओं के बीज। बहुत प्यारी सी लघु कथा है। पहली बात तो मैं बधाई दूंगी, आज जितनी भी लघु कथाएं पढ़ी गई हैं, जितनी भी लघु कथाएं पढ़ी गई हैं, एक तो विषय की विविधता देखने को मिली है, विषय की विविधता है, और साथ में सकारात्मक सकारात्मक लघु कथाएं, बहुत सुंदर लघु कथा पाठ किया गया है आज। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ, शुरू में ही बधाई दे रही हूँ। क्या बात है, और बहुत समीक्षा कर रही हूँ आशाओं के बीच, निर्मला जी की लघु कथा, जिसमें
उपहार मांगती है, पत्नी को पति उपहार मांगने के लिए कहता है प्रथम मिलन रात्रि में। देखिए कितना कितना सुंदर उपहार दिया और कितना सुंदर उपहार मांगा। ये यहाँ पर देखिएगा, मेरे मतलब स्त्री का सम्मान है ना, लघु कथा में किया गया, और उसकी उसकी भावनाओं की कदर की गई, और ऐसा ही होना चाहिए परस्पर। क्योंकि शादी विवाह जो है एक मजबूत बंधन और पूरी जिंदगी चलने वाला रिश्ता है, और अगर उस रिश्ते की नींव मजबूत होगी, है ना, तो रिश्ता पूरी तरह से निभाया जाएगा। आजकल के जिस तरह से संबंधों में विसंगतियां आ रही हैं, उस सब से दूर एक लघु कथा बहुत प्यारा सा संदेश भी दे रही है, और उसमें वाक्यांश भी बहुत अच्छे हैं। जैसे सुधीर ने ठुड्डी को उठाते हुए कहा, एक मतलब एक कोमल भावनाओं वाली जो शब्दावली है ना, वो वो पाठक को प्रभावित करती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और कि भाई इसमें मतलब सीधे सीधे स्त्री सम्मान का सम्मान किया गया है, और उसमें अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारी सी लघु कथा है। और एक मतलब हमारा जो शिक्षा, स्त्री शिक्षा को बल देती हुई लघु कथा है कि भाई स्त्री को उसकी इच्छाएं पूर्ति में, अगर उसकी इच्छा पूर्ति हो जाए, नहीं तो शादी को बंधन के तौर पे मानते हैं कि भाई जो कर लिया बस मायके में कर लिया, अब आगे ससुराल में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके विपरीत एक सकारात्मक संदेश छोड़ती। मैं बहुत बधाई दे रही हूँ निर्मला जी को, अच्छी लघु कथा लगी मुझे, सच में ही अच्छी लगी। और आशाओं के बीज शीर्षक पर थोड़ा सा और काम किया जा सकता है ना। इसमें हिस्से का आकाश भी रख सकते हैं, भी मेरे हिस्से का आकाश वो मांग रही है, वो दे रहे हैं, थोड़ा और इस पे विचार विमर्श किया जा सकता है ना, थोड़ा सोच सकते हैं। बाकी लघु कथा बिल्कुल लघु कथा के दायरे में है, और बहुत अच्छी लघु कथा वाह, है। निर्मला धीरे करण जी को धीरे हमारी ओर अपने, से भी बधाई। हाँ, अपने स्वाभाविक रूप में लघु कथा बढ़ती आगे, है ना। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है लघु कथा में। तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी लघु कथा है अनीता जी की, सपनों का वेतन। तो उसमें मतलब ये है कि लेखक की दयनीय स्थिति को आप देखिए सामने रखा गया है। एक लेखक की दयनीय स्थिति, ये हम आपस में परस्पर, हम सब लेखक हैं, हम आपस में बात भी करते हैं कि लेखन से घर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि लेखक हर जगह उसका जो है शोषण होता है। चाहे वो उसको किताब छपवानी हो प्रकाशक से तो शोषण होता है, उसको रचनाएं भेजनी है तो मानदेय, बहुत कम पत्र पत्रिकाएं हैं जो मानदेय देती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया है। हरिओम जी लेखक खत्म हो रहा हैं, है 5-10 मिनट। उनकी पत्नी चिंता कर रही है कि भाई आपको रॉयल्टी मिलनी है, आप लिखो। हाँ, लिख तो रहा हूँ। देखिए यहाँ ये जो वाक्य उन्होंने 3-4 वाक्य जो लिखे हैं ना उन्होंने, एक लेखक सिर्फ लेखक नहीं है, वो पूरा परिवार का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। उसको राशन की सूची भी बनानी है। राशन की सूची, ये जो उसने वाक्यांश यूज किया है ना कि राशन की हाँ बना तो रहा हूँ, हाँ लिख तो रहा हूँ, राशन की सूची लिख रहा हूँ, बच्चे की फीस की लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ, मतलब उसको बराबर चिंता है, परिवार पोषण की चिंता है। एक लेखक को परिवार पोषण की भी उतनी ही चिंता है। तो वो जो व्यंग्यात्मक लास्ट में जो वो कहता है, वो हंसा, कहते मैं अब संवेदनशील नहीं, अब जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ी एक विडंबना, एक विसंगति को उठाया गया है। भाई लेखक की दयनीय स्थिति, मैंने पहले भी बताया, उसको प्रकट किया गया है कि शायद मेरी मृत्यु के बाद ही रॉयल्टी मिलेगी। तो एक मतलब हमारी जो सिस्टम है, सिस्टम पर भी सवाल उठाया गया है। तो लघु कथा अच्छी लगी। सपनों का वेतन शीर्षक रखा है, सपनों का वेतन। तो लास्ट में जो लिखा है ना, वह हंसा,
हंसने में उसका कितना दर्द है ना, दर्द प्रकट हो रहा है। तो मुझे ये लघु कथा भी बहुत अच्छी लगी। मैंने पूर्व में ही कहा कि आज लघु कथाएं बहुत अच्छी पढ़ी गई है। तो बधाई आपको अनीता जी, बहुत बधाई आपको। पता नहीं अनीता चली गई। समीक्षा करने के लिए, सटीक और सकारात्मक समीक्षा के लिए आपका नहीं बहुत बढ़िया, नहीं, बहुत इसमें बड़ा अच्छा लघु कथा से आपने विषयांतर लिया है, अच्छी लघु कथा है। अब ऋचा वर्मा जी की ताम झाम, एक और बसंत ऋतु का मतलब पूरा परिप्रेक्ष्य लेती हुई बसंत की पीली धूप, मतलब उपमाएं साथ साथ रखी हुई हैं उसमें लघु कथा में। ताम झाम लघु कथा है। बसंत की पीली धूप में हल्दी की रस्में हो रही हैं। देखिए, पीली हल्दी, पीली बसंत से जोड़ा है उन्होंने। और यहाँ पर एक बड़ा एक बुजुर्ग महिला है जो दादी जी, उनकी व्यथा को, उनके मन की बात, उनकी जो मन की व्यथा है उसको रखा गया है। और मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी लघु कथा, सच में ही बहुत अच्छी लगी। क्योंकि इसमें हमारे दादी जी पारंपरिक रस्मों रिवाजों को अच्छा मानती हैं। वो कहती हैं भी हल्दी घर में कुटे, मतलब हम ये सब जानते हैं कि आज रस्मों के नाम पर किस प्रकार से व्यवसायीकरण हो रहा है, उसका दिखावा हो रहा है। वास्तविकता, जो वास्तविक पूजा पाठ और मंगल की भावना होती है, वो कहीं खो गई है, सच में ही खो गई है। हम ऐसे उलझ के रह गए हैं रस्म और रिवाज में। सब मतलब डिजाइनर कपड़े पहनेंगे, एक रंग के कपड़े पहनेंगे, है ना, और फैशन में पार्लर से तैयार होकर के आएंगे। हम फालतू के दिखावे में इतना ज्यादा उलझ गए हैं, तामझाम में उलझ गए हैं। और असली जो आनंद है, असली जो मंगल कामनाएं हैं, असली जो भावना है, हमारे जो असली रीति रिवाज हैं, उन सबको हम भूल गए हैं। मुझे ये लघु कथा सच में ही बहुत बहुत अच्छी लगी है। और ऋचा जी को एक नए, देखिए, और लेकिन ऋचा जी ने एक और इस लघु कथा में टर्न दिया, फिर टर्न दिया, जहां उन्होंने एक बार एक तरफ वो विसंगतियों को दिखाया है ना, वर्तमान विसंगतियों को दिखाया है, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ एक अच्छी फीलिंग भी हमें करा दी। वो किस रूप में कि भी वहां पर जो दुल्हन है, दुल्हन वो आती है, हल्दी में लिपटी हुई होती है ना, और वो आकर के दादी जी के चरण छूती है और ग्रुप फोटो के लिए उन्हें आग्रह करती है और दादी जी के गले लग जाती है। उसको कोई परवाह नहीं है। मतलब एक संस्कारी जो होने वाली दुल्हन है, वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, उससे दादी जी प्रसन्न भी हो जाती हैं। तो इससे हमें एक आस बंधती है कि भी सब कुछ मतलब अंधेरा नहीं है, पूरा अंधेरा नहीं है, कहीं कहीं अभी उजास बाकी है। एक आशावादी दृष्टिकोण भी है बीच में, मतलब उजास भी है लघु कथा में। उन्होंने विसंगति भी रखी और थोड़ा सा गुंजाइश रखी कि भाई कुछ अच्छाई भी अभी बाकी है। मैं बहुत बधाई दे रही हूँ। तामझाम एकदम शीर्षक बहुत अच्छा है, सटीक सटीक शीर्षक है। शिल्प पक्ष और आकार के हिसाब से सभी पक्षों से बहुत सुंदर लघु कथा लगी मुझे। अब मैं अगली बहुत बधाई। अब मैं अगली लघु कथा पढ़ रही हूँ पुष्पा पांडे जी की। देखिए, आप समीक्षा कीचड़ देते जा में- रही है, लेखक सामने आते जा रहे हैं, आपकी समीक्षा सुनकर हाँ जी, हाँ गदगद है जी। लोग। ऋचा वर्मा नहीं, जी की कीचड़ में कमल, उन्होंने एक मुहावरे को लेकर के लघु कथा का गठन किया है और भावना उनकी बहुत अच्छी है। देखिए, उनकी आंखें डबडबा आती हैं कचरे वाली कचरा बीनने वाली लड़की को देख करके। एक संजीदा लड़की है, पढ़ने की इच्छा उसकी प्रकट हो रही है, वह बाल पत्रिका पढ़ रही है, लेकिन माँ उसकी उसको एक रोजी रोटी यानी एक अपनी पेट भरने का जरिया, मतलब इनकम का स्रोत समझती है ना, आय का स्रोत है भाई ये लड़की। उससे काम करवाना चाहती है, उससे कचरा चुनने का कार्य उसको सौंपा हुआ है। लेकिन वो वहां पर अपने पति से कहती है
कि वे क्यों ना हम इसका पढ़ाई का खर्च उठाएं लड़की का। देखिए कितना सकारात्मक और बड़ी अच्छी सोच है। समाज में इस तरह की सोच के लोग हों तो जरूर कुछ ना कुछ, मैं कहती हूँ पूरी तरह बदलाव नहीं तो कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन पुष्पा जी एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पति चुप रहे, पति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ये मुझे यहाँ पर आकर अधूरी लगी। अभी इसमें और कुछ आपको लिखना है, यहाँ पर अधूरी लगी, बस वो कह देती है अपनी बात, पत्नी अपनी बात पति को कह देती है, किंतु पति की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। या तो पति साथ देंगे या अपना कोई तर्क रखेंगे या कुछ भी कहेंगे, तो वो कहा जाना जरूरी है। मुझे लघु कथा अधूरी लगी है। और वैसे आपने इसमें लघु कथा में जो कचरा बीनने वाली लड़की है, उसका जो चरित्र चित्रण है ना, उसका जो रूप रंग का चित्रण जो आपने किया, बहुत सुंदर चित्रण किया। हम कहते हैं ना चरित्र का चित्रांकन भी बहुत अच्छा होना चाहिए उसका, तो ये चित्रांकन आपने अच्छा किया। लेकिन इस लघु कथा पर अभी आपको काम करना होगा, अंत अभी इसका पूरा नहीं बन पाया है, ठीक है। और अगली लघु कथा, धन्यवाद, मैं इस पर विचार कर, धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर। और फिर है सपना जी की लघु कथा है उपदेश, है ना। और इसमें मतलब एक बहुत बड़ी हमारी विसंगति, यानी धार्मिक गुरुओं पर कटाक्ष किया गया है। असल में जो धार्मिक गुरु होते हैं वो उपदेश तो बहुत देते हैं, और जब उन पर कोई बात आती है तो वो एकदम से पल्ला झाड़ लेते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, भी इतनी हिम्मत कैसे हुई। यानी कि उनका आचरण जो है वो दुविधापूर्ण होता है। हमेशा ही ऐसा देखा गया है, लघु कथा में भी उनका आचरण जो है वो बोल रहे हैं अभी, मोह माया झूठ कपट विलासतापूर्ण जीवन हमें नहीं जीना चाहिए, है ना। इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए, दुनिया माया का जाल है, इन सब से बचना चाहिए। अब जो भक्त पूछ लेता है धर्मगुरु से, है ना, तो क्या आप भी इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं या कुछ ऐसी बात, अरे सवाल करता है। यानी कि यहाँ एकदम से दिखाया गया है उनके आचरण के बारे में कि वे किस तरह से धर्मगुरु पर ये मतलब उंगली उठाई गई है। और कुछ हद तक हम देखते भी हैं, ये सत्य भी है कि दोहरा जीवन जीने वाले, तो हम इसका उपदेश शीर्षक ना रखे, है ना, हम और भी कुछ इसका शीर्षक रख सकते हैं, जैसे कथनी और करनी में अंतर कर सकते हैं, या अभी मैंने एक शब्द बोला था दोहरा आचरण, है ना, दोहरा आचरण, तो कुछ इस तरह की हो सकती है। अभी लघु कथा ठीक ठीक लगी मुझे, और इस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ एक बात प्रश्न उठा रही हूँ, क्या है कि लघु कथा में हमेशा एक क्षणिक आवेश, या हम देखते हैं जो, है ना, वो सिर्फ देख रहे हैं हम, उसको वैसे की वैसे रख देना, लघु कथा में गहराई नहीं आती। लघु कथा में गहराई कब आएगी, जब हम सार्वभौमिकता से उस विषय को लेंगे, यानी उस विषय के बारे में हम आसपास की पूरी बातें जानकारियां सब हम रखेंगे अपने पास, तब हम लघु कथा की गहराई में उतरेंगे। अभी इस पर आप और काम करिए। लघु कथा का विषय आपने अच्छा लिया है, हमें विसंगतियों को भी सामने लाना चाहिए समाज के सामने, ताकि समाज में हम कुछ सुधार हो सके। विसंगतियों को लाएंगे आगे, तभी उनके बारे में कोई निदान सुझा पाएंगे, निदान मिलेगा, हमें ढूंढ पाएंगे, है ना। तो ये आप एक बार दोबारा से देखिएगा लघु कथा, इसका शीर्षक, हाँ शीर्षक भी देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगली लघु कथा है शेख शहजाद जी की, और देखिएगा कि पढ़ने में अभी वो हिचकिचा रहे थे,
उनकी बहुत अच्छी लघु कथा है। उन्होंने विषय उठाया ना जो, वो बहुत अच्छा है विषय। देखिए हम बतलाइए, एआई भाग पर रहे थे। उन्होंने आधुनिक विषय उन्होंने उठाया और एआई से संबंधित उठाया। आजकल क्या है कि हम कोई भी छोटी सी बात हो तो हम सोचते हैं एआई से पूछो ना, एआई से पूछ लेते हैं और अपने आप को ये सोचते हैं हमारे पास एक एक्सपर्ट है हर सवाल का जवाब देने के लिए, है ना। अब उसमें क्या कथानक क्या है उनका बुना हुआ कि पड़ोसी शर्मा जी उसको बोलते हैं, भूपेश को बोलते हैं कि भाई तुम दवाओं में पिताश्री की अपनी पिताजी की दवाओं में क्यों कटौती कर रहे हो? और सारी दवाइयां बंद कर दी हैं, कुछ दवाइयां हैं, अरे भाई डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते। लेकिन वो एआई से पूछ करके इलाज कर रहा है उनका, है ना। ये बड़ा खतरा है हमारे सामने। मैं सही बता रही हूँ, ये आज बहुत बड़ा खतरा है कि हम एआई पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने ये मतलब एक असंवेदनशीलता का मामला है ये, है ना। हमें एआई असंवेदनशील बना रहा है। ये देखिए क्लियर कट उन्होंने अपने कथानक जो दिया लिखा है, उसमें स्पष्ट ये बात सामने आई है कि भी किस प्रकार हम असंवेदनशील बन रहे हैं। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार वो दवा नहीं दे रहा है, एआई से पूछकर दवा दे रहा है। अब एआई तो कोई विकल्प नहीं है ना, मनुष्य की भावनाओं का विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उन्होंने उठा दिया है, एक सीरियस विषय को भी उन्होंने लिया है और इस विषय पर और भी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। उन्होंने शुरुआत की है। मैं उन्हें बधाई देती हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने एक नए विषय पर लघु कथा प्रस्तुत की है। भले ही अभी लघु कथा पर और काम करना बाकी है, इसको यही दिखाना है हमें और लघु कथा को गंभीरता से ये दिखाना पड़ेगा कि भी असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है और हम जो हम एआई का हाथ पकड़ रहे हैं, तो इसको और देना है। सिर्फ दवाइयों में कटौती वाली बात नहीं, और भी बातें इसके साथ जोड़नी होगी और तभी लघु कथा पूर्णता को प्राप्त करेगी। ऐसा मैं सुझाव दे रही हूँ। बाकी ठीक है, बहुत बहुत बधाई उनको भी। बहुत बहुत और धन्यवाद आदरणीय जी। हाँ नहीं, अच्छा मार्गदर्शन विषय, के बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं विषय बहुत अच्छा आप तो आपका भाग विषय। रहे थे, हम आपको खींच के लाए हैं। हाँ, अब हाँ जी, सुधा जी की उन्होंने पहले ही कहा था मेरी लघु कथा ये लोकोक्ति है, आ बैल मुझे मार। देखिए बहुत एक ऐसा विषय उन्होंने उठाया जिसे भुगत भोगी ही जान सकता है। मुझे लगता है वो खुद भुगत भोगी रही होंगी पक्का, तभी इतने अच्छे से अपनी भावनाओं को इस लघु कथा में वो कह पाई है कि वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी जगह मांगी थी, धीरे धीरे पसर के वो बेचारे घर से बाहर। एक कहानी भी है गधे की, और उसकी कहानी है गधे पर तरस करता है, वो खाता है ना धोबी, और बाद में धोबी बाहर है, गधा अंदर कमरे में आराम से सो रहा है। तो वो कुछ इस तरह की ही ये लघु कथा है कि आबेल मुझे मार, यानी कि खुद अपनी मुसीबत बुला लेना, है ना। तो एक इसमें जो लोकोक्ति का जो मैं कहूंगी कि प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल ठीक सटीक प्रयोग है, सटीक प्रयोग किया गया है। तो वो जो लास्ट में जो आपने ये लिखा है ना भाई, आप अपनेपन की जरूरत नहीं, एक विश्लेषणात्मक आपने अंत किया है उसका, है ना। हमें विश्लेषण नहीं करना लघु कथा में, ये आप वहां से काट दीजिए। हमें लघु कथा में विश्लेषण नहीं करना है, ठीक है। वो अंत में जो आपने बहुत लिखा बढ़िया है सुझाव था, वो, बहुत बढ़िया सुझाव दिया हाँ आपने। हाँ, वो हटा दीजिएगा। बाकी ये बाकी कथानक बहुत बढ़िया बुना आपने कि भी धीरे धीरे वो सब आगे उन्होंने उनको अकोमोडेट किया किस तरीके से। तो बिल्कुल सटीक है, मतलब लघोक्ति शीर्षक आपका सटीक शीर्षक पर ये भी एक प्रयोग भी किया कहा जा सकता है कि भी हम लघोक्ति को किस तरह से लघु कथा में बदल सकते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई।
शुक्रिया। अगली लघु कथा है दिखावापन, है ना? दिखावापन है, ये सिद्धेश्वर जी की लघु कथा है। जी 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 जी। देखिए तो सिद्धेश्वर समझ के यमुना नहीं ही है। बोलिएगा, आप अपनी हाँ, तरफ से बोलिएगा। हाँ आपने बुजुर्गों से संबंधित ये एक बहुत समाज की विडंबना को प्रस्तुत किया है और कोई नई बात नहीं है। सच में ही आजकल जो विदेशों में बच्चे चले जाते हैं और बड़ी ही भारी विसंगति है। बच्चे पहले तो माँ बाप बड़े चौड़े होकर सीना चौड़ा करके कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी विदेश में है ना? उनको पढ़ाई इस तरह की कराते हैं और जब विदेश में चले जाते हैं बुजुर्ग बुजुर्ग असहाय रह जाते हैं, है ना? जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जरूरत होती है, ऐसे समय में वो किस चीज का वो सेवा इसी बात को मान लेते हैं कि भी हम तो पैसे भेज रहे हैं, हमने सर्वेंट रख छोड़ा है उनके लिए। बताइए, कहीं सर्वेंट से पूर्ति होती है? कहीं अपनापन मिलता है बुजुर्गों को? नहीं मिलता, है ना? अपनापन तो मिलेगा उनके उनके अपने संतान के पास रहने से। यानी ये कहना उनकी लघु कथा में दिखावापन में सच में ही दिखावे के लिए सेवा रह गई है। वास्तविक सेवा यानी प्रेम भाव और जो सेवा का अर्थ बदल गए है वर्तमान में। इस सार्थक लघु कथा मैं कहूंगी इसको, जिस पर एक ऐसी विसंगति विडंबना को सामने लाए हैं जिसमें कि अब सेवा के अर्थ ही बदल गए और दिखावापन रह गया केवल। तो ये एक बड़ी चिंतनीय विषय है जिसको जो हमारे समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ता है। देखिए, हमें कुछ करना होगा, समाज में ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो उनकी अच्छी लघु कथा के लिए मैं सिद्धेश्वर जी को भी बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी समीक्षा। हाँ जी, आज आप थी हाँ इसलिए हमको जी, पढ़ने का लोभ हम संवरण नहीं कर हाँ, पाए। हम जान रहे थे कि आप हाँ, समीक्षा बहुत हाँ, ऊँची दे दीजिएगा। ठीक, हाँ। आगे। अच्छा, फिर सुरेंद्र कुमार जी अरोड़ा जी, इनको तो मैं यदा कदा कहीं कहीं पढ़ती रहती हूँ। भला आदमी, क्या खूबसूरत परिभाषा घड़ी है इन्होंने अपनी लघु कथा के माध्यम से। भला आदमी, देखिए, भला आदमी राजनीति में फिट है ही नहीं, ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ। भले आदमी राजनीति में राजनीति करने के लिए सच में ही ऐसे गुणों की या आपका व्यंग जो है इसमें व्यंग्य पुट है लघु कथा में, राजनीति पर कटाक्ष है, जबरदस्त कटाक्ष है कि भाई अगर ये चीजें नहीं है ना उस बंदे में तो फिर वो सही पात्र ही नहीं है, वो चुनाव में खड़े होने का पात्र ही नहीं है। अगर ये इसमें उनकी जो योग्यताएं नहीं है, ये योग्यता ही नहीं है, मतलब अयोग्य सिद्ध कर दिया है। वो भला आदमी है सच में, वो तो चुनाव के योग्य नहीं है लड़ने के। यानी कि ढकोसले में महारत, झूठ बोलने में महारत, अंधाधुंध बेईमान और पैसे खर्च करने वाला, है ना? यदि हाँ तो भला आदमी कैसे हो सकता है? आपने ये संवादात्मक भाषा में इस बात पर एक समक्ष लाए हैं इस बात को कि भाई एक भले मनुष्य की जो परिभाषा है आपकी और जो चुनाव में खड़े होने वाली बात है, तो ये एक आपकी व्यंग्य लघु कथा लगी, मुझे अच्छी लगी। और जो आपका शुरुआत है ना लघु कथा की, वो बहुत अच्छी लगी, है ना? गोलों की बरसात हो रही है, सपनों में खोया हुआ है, गोलों की बरसात हो रही है। यानी कि मोबाइल की घंटी कोई आधी रात को फोन करके ये बात बता रहा है। यहाँ से जो शुरुआत है ना, बहुत उत्सुकता पैदा करती है। ये ऐसी शुरुआत होनी चाहिए लघु कथा की। तो शुरुआत अच्छी है और जहां तक आप कह रहे हैं ना, थोड़ा सा कम किया जा सकता है इसको, कोई ज्यादा इसमें जी, रचना लघु अच्छी कथा हमको अपने लगा, आप में थोड़ी सी विस्तार हो गई है, मुझे लग रहा है। नहीं, लघु कथा अपने आप में पूर्ण है, वैसे पूर्ण है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। एक दो वाक्य जहां पर लग रहा है उनको दोबारा पढ़ेंगे वो तो उसमें काट छांट कर लेंगे अपने आप। जी बाकी लघु कथा पूर्ण है
और सही लघु कथा है। एक प्रश्न छोड़ रही है लघु कथा ये भी, भाई राजनीति में क्या कभी भले आदमी आ ही नहीं सकेंगे? देखिए कितना बड़ा प्रश्न है ये। इस हमारे समाज में कितनी बड़ी विडंबना है कि भी अच्छे लोग राजनीति में उनका प्रवेश ही निषेध हो गया, प्रवेश ही निषेध है उनका। तो मैं बधाई देती हूँ सुरेंद्र जी को अच्छी लघु कथा के लिए। और चलते चलते राजप्रिया जी की स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी शीर्षक जो है बिल्कुल सटीक है। उन्होंने जो शीर्षक रखा उसके हिसाब से तो स्मार्ट सिटी में अब जो फेरी लगाने वाले की दुविधा है ना, वो दुविधा बहुत जायज है। उसकी गरीब आदमी की एक समस्या को, जायज समस्या को उन्होंने उठाया है कि भी खोमचे वाला है बेचारा, फेरी वाला है, कभी यहाँ कभी वहां रोजी रोटी अपनी कमा रहा है। उस पर भी पुलिस वाले उसको भी लेकर के आए हैं, किस तरह से वसूली करते हैं, है ना। तो वसूली के नाम पर वो किस तरह से उन पर हर तरफ से मार पड़ रही है। ऊपर से कह रहे हैं भाई शौचालय में क्यों नहीं जाते हो तुम? अब शौचालय में पैसे हों अगले के पास देने के लिए तो ना, मतलब एक साथ इसमें कई समस्याओं को उठाया गया है। देखिए गरीब आदमी की रोजी रोटी का, यानी स्मार्ट सिटी बनने से गरीब को क्या फायदा हुआ? अमीर अमीर और अमीर बन गया, गरीब और गरीब बन रहा है। एक बड़ी मतलब बात को आपने लिया, उठाया है। और गरीब हो रहा है स्मार्ट सिटी बनने से, अमीर और अमीर बन रहा है। तो ये तो एक ऐसा, और ऊपर से ये बड़ी आपने डिटेल में बताई है बात में, किस तरह से एक तरफ कानून की मार है, एक तरफ से शौचालय में पैसे देने पड़ रहे हैं, एक तरफ से उसको होनी नहीं हो रही है या बिक्री कम हो गई है। तो ये समस्या उठाई जरूर है, इसको और आप लिखिए और इसमें करिए, इस पे मनन करिए अभी। क्योंकि हम लघु कथा एक बार लिखते हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ, एक बार मैं लघु कथा लिखती हूँ, उसके बाद उसको एक हफ्ते बाद फिर देखती हूँ, महीने बाद फिर देखती हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ता है, नया संदर्भ जुड़ता है। तो नया संदर्भ जुड़ जाएगा तो उसका दृष्टिकोण, लघु कथा और भी समृद्ध हो जाएगी, उसका नया दृष्टिकोण आपके सामने आएगा। तो आपका विषय अच्छा है, इसका ट्रीटमेंट आपने अच्छा बनाने की कोशिश की है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है लघु कथा को। विषय बहुत अच्छा उठाया, विषय नया विषय आपने उठाया, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर आज मैं बड़ी खुश हूँ। पिछली बार लघु कथाएं पढ़ी थी जो, उनसे आज की लघु कथाएं बहुत बेहतर हैं। सिद्धेश्वर जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है हेलो फेसबुक द्वारा, और बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। देखिए अपना पूरा समय देते हैं साहित्य को, सच में ही साहित्य सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लघु कथा पर कुछ बात करना चाहती हूँ मैं। देखिए स्वागत है। लघु कथा की शक्ति, कथा की शक्ति ऐसी है, अगर मैं चित्रा मुदगिल जी के शब्दों में कहूँ, चित्रा मुदगिल जी ने पता क्या कहा है? अपनी मुट्ठी में सूर्य को उतारने की क्षमता रखती है लघु कथा। बहुत बड़ी बात है। यानी लघु कथा हमारे मानव जीवन में, चाहे वो पाताल में हो, चाहे अंतरिक्ष में हो, या धरती पर हो, सारे मानव जीवन की जितनी विसंगतियां हैं, विडंबना है, उनसे संबंधित जितने विषय हैं, लघु कथा सभी विषयों को अपने में समेट सकती है। हम कोई भी विषय उठा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि वैश्विक समस्याएं हमारे समक्ष हैं, वैश्विक स्तर पर तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, हम पर्यावरण समस्याओं से जूझ रहे हैं, भूमंडलीकरण की बात हो रही है, उपभोक्तावाद संस्कृति हो रही है, और बच्चों का बचपन खोया जा रहा है ना। और युद्ध, चारों तरफ युद्ध की रणभेरी बज रही है। आप देख रहे हो कैसे कैसे पैतरे और इस तरह की राजनीति चल रही है ना। तो हम अपना जो विस्तार है, व्यापक विस्तार करें विषयों का,
तो और भी अच्छा होगा। इससे लघु कथा का विकास होगा और लघु कथा का संवर्धन होगा। ठीक है, लघु कथा और भी समृद्ध होगी और कहानी से आगे बढ़कर जा रही है लघु कथा। मैं आपको बता रही हूँ इसका कारण ये है, आज का युवा बेकार की बातों में अपनी समय जाया नहीं करना चाहता। वो बहुत थोड़े शब्दों में और बहुत बड़ी बात अपने दिमाग का पोषण करना चाहता है, साहित्यिक रूप से समृद्ध होना चाहता है, तो इसलिए वो लघु कथा पढ़ना प्रेफर करता है, चाहता है वो लघु कथा पढ़ना। बशर्ते हम लघु कथा में वो सब विषय लेकर के आए जो वर्तमान में प्रासंगिक हो। हमें इस तरह के विषय लाने चाहिए। और दोस्तों, मैं तो लघु कथा को होम्योपैथी की एक छोटी बूंद के समान मानती हूँ, जिसका प्रभाव स्थायी है और दूरगामी है। जैसे होम्योपैथी दवा खुद रोग का निवारण नहीं करती है, वो रोगी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर दूषित कीटाणुओं रोगाणुओं से लड़ने के लिए तैयार करती है। इसी प्रकार लघु कथा भी समाज में फैली दुष्वृत्तियों और विडंबनाओं पर सीधा वार न करके पाठक में मानसिक उद्वेलन पैदा करती है और पाठक को सजग बनाती है, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो लघु कथा की शक्ति यहाँ, बस जरूरत क्या है, लघु कथा लिखने के लिए थोड़ी तप की जरूरत है। हमें तप यानी मेहनत, तपस्या की जरूरत है। लघु कथा एक हमारे मन में विचार आया, उसी समय लिख दिया, वो लघु कथा नहीं है। लघु कथा को लघु कथा बनाने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण समृद्ध करना होगा और उसको 2-3 तरह लिख करके देखना होगा, तब जाकर के कहीं लघु कथा बनती है और कलात्मकता को प्राप्त होती है। अब लघु कथा सीधी सादी लघु कथा से बहुत आगे बढ़ गई है। अब प्रयोगात्मक उसमें प्रयोग हो रहे हैं लघु कथा में, और प्रयोग हमेशा लघु कथा के विकास के लिए बहुत जरूरी है, नवोन्मेष के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें उस तरफ से, उस दृष्टि से भी लघु कथा को आगे बढ़ाना है। और दूसरा, जो सच्चा कलमकार है ना, वो वक्त के साथ खबरदार नहीं है अगर वो, तो वो सच्चा कलमकार नहीं बनेगा। देखिए, हमें वक्त के साथ जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, यदि हम वो पाठक के समक्ष लाते हैं तो पाठक तुरंत जुड़ जाता है उससे, लघु कथा से तुरंत जुड़ जाएगा, क्योंकि वो उसको कहीं कचोटेगी, वो कहेगा ये मेरी समस्या है, मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल गया, मुझे दिशा मिल गई, मुझे चिंतन का बीज मिल गया। तो यहाँ मैं ये बात कहना चाहती थी। और एक जो और जरूरी बात कि लघु कथा को हम क्या मानते हैं, लघु कथा को के शीर्षक को हम दृष्टि मानते हैं लघु कथा की, यानी कि शीर्षक लघु कथा की आंखें हैं, समझाइए आपको, और शीर्षक पर हमें बहुत ध्यान देना है। आज के समय लघु कथा में शीर्षक उपेक्षित है, जबकि शीर्षक लघु कथा को विस्तार देता है, एक मतलब विस्तार देता है। इसलिए शीर्षक अर्थगर्भी और व्यंजनात्मक होना चाहिए, पूरे कथानक को समेट लेने वाला होना चाहिए। तो आज बहुत सारी लघु कथाएं पढ़ी गई, जिसमें मानवता के पक्ष में सकारात्मक लघु कथाएं पढ़ी गई और साथ में विसंगतियों के विरोध में भी आवाज उठाई। और इस तरह से मैं मानती हूँ कि लघु कथाएं आज जो पढ़ी गई वो सच में ही अंधेरे से उजास की ओर ले जाने वाली, असंवेदनशीलता से संवेदना की ओर ले जाने वाली लघु कथाएं थी। और हमें और भी जो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं उन पर मतलब आचरण उन पर कर चलते हुए
हम लघु कथा के विकास और संवर्धन में हम सब मिलकर के साथ चलेंगे। और मैं यहाँ पहले ही माफी मांग लेती हूँ अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, क्योंकि ये सीखने सिखाने का मंच है। मैं भी चाहती हूँ मेरी रचना की भी आलोचना हो और सच्ची आलोचना हो, ताकि गलतियां हमें बताई जाए, ताकि हम रचना में सुधार कर सकें। मैं खुद स्वयं ऐसा मानती हूँ, मैं अपने आप को कोई परफेक्ट नहीं मानती। तो इस उसके साथ के भी कोई गलत बात लगी होगी आपको तो आप क्षमा कर देंगे। आप तो कुछ मैं ऐसी बहुत बात ही नहीं बहुत की कि गर्द लगेगा। आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सिद्धेश्वर जी की, आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और कुछ अच्छी लघु कथाएं सुनने के लिए, सुनवाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतना समय दिया। आज हम 1 घंटा का यह कार्यक्रम था, 1.25 घंटे का, और मुझे लघु कथा से ज़्यादा हमको बेहतर आपकी जो विचार समीक्षा हुई, और आपने इतने विस्तार से जो लोक कथा के बारे में बताया, ये बहुत कम लोग बतलाते हैं, और यही वजह है कि इतने सारे लोग अंत तक जुड़े हुए हैं। और मैं आपके साथ साथ जितने हमारे मंच पर जितने अभी लोग देख रहे हैं, वो सारे संतोष मालवीय हैं, अपूर्व कुमार है, रीता तिवारी, गीता चौबे गुंज हैं, राजेंद्र राजे, सुनील कुमार उपाध्याय, शिप्रा मिश्रा है, बालेश्वर प्रसाद गुप्ता है, एक लंबी लिस्ट है। हम उन लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि फेसबुक के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया है। और अब हम समय बहुत हो चुका है निश्चित तौर पर, लेकिन आपकी वाणी और आपकी समीक्षा और आपके विचार इतने बढ़िया थे कि मैं बीच में काटना उचित नहीं समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, पूरी बात सुनना आपके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह समय बहुत कम मिलता है और इतना समय देने वाले बहुत कम होते हैं। आप यह काम निर्वाह किए हैं, हम आपको सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आपसे निवेदन करें कि आप इसी तरह हमें समय देते रहें, क्योंकि हम सब लोग लघु कथा को आगे बढ़ाने की ओर लगे हुए हैं। अब अंत में बहुत अधिक समय न लेते हुए हमारे पूरे सप्ताह की जो प्रभारी रही हैं ऋचा वर्मा जी, उनको मैं निवेदन करूँगा क्या वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। ऋचा वर्मा जी। जी, मैं सबसे पहले तो श्री कौशिक मैम विलक्षण प्रतिभा की धनी है। इतनी लघु कथाएं और उस पर ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण, इसमें दो मत नहीं है, बहुत उम्मीद नहीं थी। मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। कितने ध्यान से उन्होंने सुना और कैसे एक एक पंक्ति उन्हें याद थी। ये ईश्वरीय देन है। वो मेरे विचार से मैं तो नहीं ध्यान ही नहीं, एकदम ठीक बोल रही हैं आप, बिल्कुल। और आधी हमारी दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। तो यही चीज एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। ये तो सबसे पहली बात ये मैं बोल दूं, क्योंकि मैं बाद में भूलूंगी। दूसरी बात कि हम लोग कहीं कहीं गोष्ठियों में जाते हैं, बड़े बड़े लेखक अपना वक्तव्य देते हैं, तो वो लोग जिक्र करते हैं कि हम लोग वहां जाते थे और मिलते जुलते थे लोगों से। और ये जो आज का समय है, हमसे पहले की पीढ़ी की महिलाएं कल्पना नहीं कर सकती थी कि रात के 9 बजे इस ड्राइंग रूम में बैठकर हम लोग गपशप मार रहे हैं। तो ये शिक्षा और ये महिलाओं के हक में बहुत बड़ी उन्नति है। मैं अभी वही कल्पना कर रही थी कि हम लोग तो गोष्ठियों में नहीं जा सकेंगे कॉफी हाउस में बैठ के चाय पीने, लेकिन इस गोष्ठी में सभी महिलाएं जिनको घर का काम है, और सबकी कल्पना घर के पुरुष बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महिला दोपहर में कब बाजी होती थी, शाम में तो कहीं नहीं, खाओ पियो। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव हमारे समाज में आया है। और इस पे शिक्षा का प्रचार प्रसार तो, और पहले तो मैं हंस रही थी, पुरुष मित्र भी हमारे हैं इसमें। तो मैं श्री कौशिक मैम जी को बहुत आभार, और सपना जी, सुधा जी, राजप्रिया रानी, सुंदर अरोड़ा सर, और हमारे शहजाद शेख उस्मानी सर, और जो लोग भी में थे सबका बहुत बहुत आभार कि इस परिवर्तनकारी युग में अपना एक योगदान दिया। और इस समय और ये एक कार्यशाला के रूप में बदला। और इनकी टिप्पणियां बहुत ही वो नहीं थी कि बस जस्ट बोल दिए, इन्होंने बहुत सही सही बात कहा। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर सर, आप इसके सूत्रधार हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक भी आता है तो भी आप रहते हैं, नहीं आए तो भी। तो आपकी कंसिस्टेंसी, और आज श्री कौशिक मैम आई, उनका, और हमारी सभी बहनें जितनी सर जो भी हम सब लोग हैं, सब का आभार, धन्यवाद। और कल गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मैं भूल गया था, आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, शुभ रात्रि।
हम सब के लिए खुशी का दिन है कल का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। सॉरी नमस्कार। श्री कौशिक जी को विशेष तौर पर फिर से धन्यवाद दे रहे हैं कि आप इसी तरह सहयोग हमें देते रहे। दे पाएंगे जी सिद्धेश्वर सर, 1 सेकंड चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए अगर आप बोलिए। दे पाए तो। हाँ गोष्ठी खत्म हुई, बोलिए ना। हेलो हाँ हाँ बोलिए, हेलो सुन रहे हैं माइक हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। सिद्धेश्वर जी, 1 हाँ मिनट बोलिए, चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ 1 मिनट। शील मैम के लिए बोलना चाहूंगा। मैंने इतने ऑनलाइन या वैसे लोककथा गोष्ठियां सुनी हैं, लेकिन इस प्रकार की समीक्षा मैंने आज तक नहीं सुनी। जी जी बिल्कुल नहीं, सब लोग औपचारिकता निभाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। आपके समर्पण भाव की, आपकी धारा प्रवाह जो आप बोली हैं, और लघु कथा के विषय में जो आपने सूत्र वाक्य दिए हैं आज, ये होम्योपैथी है, होम्योपैथी की तरह है, दवा की तरह है, होम्योपैथिक दवा की तरह है। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो लघु कथा के पूरे संदर्भ की व्याख्या शुरू में ही कर दे और उत्सुकता जागृत कर दे। कमाल का बोली हैं आप। आपको नमन, आपकी वाणी को नमन, आपके ज्ञान को नमन, लघु कथा के ऊपर आपके समर्पण भाव को, और साथ ही सिद्धेश्वर जी को भी, जो इतनी अच्छी लघु कथा गोष्ठी में उन्होंने मुझे अवसर दिया है। धन्यवाद। आपका मंच है सर, आते रहिए। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अपनी अपनी तस्वीर हमें भेज दीजिएगा। धन्यवाद। शील जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।